हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिमेट्री चैप्टर नंबर 14 क्लास 6 और 7 के बच्चों के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमेट्री क्या होती है। जैसे सिमेट्री, पहले तो हम समझते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। जैसे आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे फिगर देखते होंगे जिसमें आपको कभी मन करता होगा कि इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करें, जिससे कि ये फिगर क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने ताजमहल का फ़ोटो देखा होगा, तो ताजमहल का जब हम फ़ोटो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि अगर इसमें एक लाइन ड्रॉ करें, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल जैसे हो जाएंगे। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें हम देखें तो हम बीच से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो बिल्कुल क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे हमारे घरों में अगर टीवी होगी तो टीवी में अगर हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो और टीवी क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। तो जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी डायग्राम में, तो उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जिसके करस्पॉन्डिंग कोई फिगर जो होता है वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए हम समझते हैं कि ऐसे हमारे ऐसे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिसमें कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम एक काइट ले लेते हैं। काइट ने सबने उड़ाया होगा। जैसे एक काइट होता है, तो इस काइट में अगर हम देखें तो हम इस काइट को किस तरह से फोल्ड करें कि ये जो काइट है वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखो काइट को अगर हम बीच से इस तरह से फोल्ड कर दें तो इसका हाफ पोर्शन इस हाफ पोर्शन क्या क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस काइट में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये काइट है। ये काइट का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे इसकी ये साइड इसके एडजेसेंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, तो और इसकी एडजेसेंट साइड ये है तो ये एडजेसेंट इक्वल हैं, तो इसको हम लोग काइट बोलते हैं। अब अगर हम इस काइट को देखें तो अगर हम बीच से इस तरह से फोल्ड करें तो इसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन का क्या है, इक्वल। देख रहे हो आप कि बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम देखेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है हमारे पास। तो अगर हम इस स्क्वायर को इस तरह से बीच से फोल्ड करें तो देखो इसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपको इस तरह से वर्टिकल होगी। दूसरा है कि अगर हम इस स्क्वायर को इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोल्ड करें, जैसे इस तरह से फोल्ड करें, तो आप देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड हुआ है। तो इसका मतलब दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपको हॉरिजॉन्टल इस तरह से मिलेगी। और इसके बाद अगर हम इस स्क्वायर को डायगोनल शेप में इस तरह से फोल्ड कर दें तो देखो इसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन को कवर कर रहा है, बिल्कुल सामने से आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें एक डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी इस तरीके से। और अगर हम इस स्क्वायर को दूसरी तरफ दूसरे डायगोनल के करस्पॉन्डिंग फोल्ड करें तो आपको फिर देखने होंगे कि इसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसका मतलब इसमें दूसरा डायगोनल भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसमें आपको एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस तरीके से। तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री थी, इसमें कितनी हो गई, 4। अगर हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं और उसमें ये देखें कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल फिगर भी है। जैसे एक रेक्टेंगल है, अगर इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को इसमें इसकी लेंथ के करस्पॉन्डिंग इसको फोल्ड कर दूँ, मीन्स लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो देखो आपको ये लाइन मिल गई। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये रेक्टेंगल जो है दो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में नज़र आ रहा होगा कि ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इसमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस तरीके से। अगर हम इस
रेक्टेंगल को इसके ब्रेथ के कॉरस्पॉन्डिंग फोल्ड करें, तो देखो आपको एक ब्रेथ के कॉरस्पॉन्डिंग जब आपने फोल्ड किया तो एक दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही होगी, जिसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को इसके डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग फोल्ड करें तो आप देख रहे होंगे कि इसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन के इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो हमारे आसपास जो फिगर्स हैं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री फिगर होती है, और कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ऐसे डायग्राम बना दिया इस तरीके से। अब इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हम कहीं से भी फोल्ड करना चाहें तो इसका ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो आसपास अगर आप देखेंगे, अपने घरों के आसपास या अपने घरों में देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स होंगे जिसमें आपको सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही होगी, और कुछ फिगर ऐसे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र आती होगी, और कुछ फिगर ऐसे होंगे जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आती होगी। जैसे आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, बटरफ्लाई में क्या होता है, बटरफ्लाई को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें अगर हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये बटरफ्लाई जो है टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब बटरफ्लाई में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे अगर हम देखें सनफ्लावर को, तो सनफ्लावर में क्या है, सनफ्लावर में आपको इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि वो सर्किल है। तो जो सर्कुलर शेप में फिगर होते हैं उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री तो रोटेशनल सिमेट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रोटेशनल मतलब इसको रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी फिगर को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का ना मतलब हो गया कि अगर हम उसको एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो कितनी ऐसी पोजीशन होगी या कितनी बार उस एक चक्कर में वो फिगर जो है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखेगा, तो उसको बोलते हैं कि उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में मैंने जैसे यहाँ पे एक निशान लगाया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। अब मैं अगर इस रेक्टेंगल को इस पोजीशन में रखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल है और ब्रेथ क्या है, वर्टिकल है। अगर आपने इसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया और अगर इसकी लेंथ हॉरिजॉन्टली दिखी और ब्रेथ वर्टिकल दिख रही है तो इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, तो हम बोलेंगे कि उसमें आपको रोटेशनल सिमेट्री है। अब आप इसको मूव करके देखते हैं। जैसे अगर मैं इतना मूव करूं तो अभी देखो इसकी जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है और इसकी जो ब्रेथ है वो वर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। अगर मैं इसको पूरा 90 डिग्री मूव कर दूं तो अभी क्या हो गया, इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ थी वो वर्टिकल हो गई और जो ब्रेथ है वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, हमारी ओरिजिनल पोजीशन में जो लेंथ थी वो हॉरिजॉन्टल थी और जो ब्रेथ था वो क्या था, वर्टिकल था। इसलिए ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। जब हम रेक्टेंगल को 90 डिग्री मूव करते हैं तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। अगर मैं इसको 180 डिग्री मूव कर दूं तो 180 डिग्री मूव करने पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। हमारी ओरिजिनल पोजीशन में क्या था कि जो लेंथ थी वो हॉरिजॉन्टल थी और जो ब्रेथ थी वो क्या थी, वर्टिकल थी। तो इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर 90 डिग्री मूव कर दूं यानी टोटल जो है 270 डिग्री मूव कर दूं तो आप देख रहे हैं इसकी जो ब्रेथ है वो हॉरिजॉन्टल है और जो लेंथ है वो क्या है, वर्टिकल है। इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। और अगर फिर हम इसको कंप्लीट रिवोल्यूशन करके 360 करते हैं तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब अगर हम इस रेक्टेंगल को 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कराते हैं तो 2 चांस ऐसे होते हैं, यानी 2 बार ऐसा होता है कि जब ये रेक्टेंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। इसका मतलब अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इस रेक्टेंगल का हम कराएं तो 2 चांस ऐसा है जब ये रेक्टेंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होता है। तो जितनी बार ये ओरिजिनल पोजीशन में था दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री।
तो अगर हम रेक्टेंगल को जैसे यहाँ से मूव करें, तो जब मूव किया हमने 90 डिग्री, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं था। जब हमने 180 डिग्री मूव किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में था। और जब हमने इसको 70 डिग्री मूव किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं था। और जब हमने इसको 360 डिग्री का मूवमेंट किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में था। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखो 2 बार ओरिजिनल पोजीशन में आया 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2। और जिस पॉइंट के थ्रू वो मूव करता है इसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर शेप फिगर में जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है, उसको हम 2 मानते हैं। मतलब 2 होती है, नहीं दो बार ऐसा होगा जब हम किसी रेक्टेंगुलर शेप के फिगर को मूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगा। अब जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें, देखो अब हम स्क्वायर को ले लिए। स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड इक्वल होती है, तो ऑल साइड इक्वल होगी तो आपने जैसे मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब हम इसको मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो साइड है अभी हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगर हम इसको 90 डिग्री मूव करें तो भी आपको इस सामने से जो स्क्वायर है वो बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिख रहा होगा। फिर अगर हम इसको फिर 180 डिग्री मूव कर दें तभी भी ये स्क्वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिख रहा होगा। अगर हम इसको 270 डिग्री मूव कर दें तभी भी ये स्क्वायर सामने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिख रहा होगा। अगर हम इसको फिर मूव कर दें 360 डिग्री तभी भी ये स्क्वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो 4 बार ऐसा होता है जब ये स्क्वायर जो है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिखता है। तो इसका मतलब इस स्क्वायर का जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा, स्क्वायर का, ये स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ये 4 होगी। ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 4, मतलब 4 बार ऐसा होगा जब वो फिगर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा हो। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए काइट है, अब इस काइट में मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया ऐसे, तो अब यहाँ पर ये जो इसकी 2 एडजेसेंट साइडें, जो छोटी वाली एडजेसेंट साइडें हैं, वो आपको इस तरह से दिख रही है और इस तरह से दिख रही है। अगर मैंने इसको 90 डिग्री मूव किया तो आप देख रहे हैं कि इनकी एडजेसेंट साइडों की पोजीशन चेंज हो गई। फिर अगर मैंने इसको 180 डिग्री मूव किया तो फिर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये काइट अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नहीं दिख रहा है। फिर अगर मैंने इसको चेंज किया ऐसे तो देख रहे होंगे कि आप फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। इसका मतलब अगर हम काइट को 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब ये काइट बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखता है। तो इसका मतलब इस काइट का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा 1, और जिस पॉइंट के थ्रू ये मूव करता है उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। बाकी इस चैप्टर में और विशेष कुछ नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं, इनको बना के अपने घरों में या क्राफ्ट पेपर पर बना के आप देख सकते हैं कि उसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। ठीक है। और जितनी बार ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी फिगर को अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो जितनी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितनी बार वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, और जिस पॉइंट के थ्रू वो मूव करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो ये होता है कि इस तरीके से आप बहुत सारे फिगर्स घर में बना के उसके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आप अगर ये चीज़ें समझ गए होंगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बाकी एक्सरसाइज को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।